Hello students. Good morning, sir. Good morning, sir. Hello students. आवाज आ रही है गुड बेटा मॉर्निंग मेरी? सर। Yes, यस sir. सर। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। क्या क्या टॉपिक डिस्कस हुआ था बेटा, कुछ याद दिलाओ। आई थिंक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन वगैरह डिस्कस हुआ था। यस सर। अच्छा, फिर आगे चलते हैं बेटा। Lot of friction. एक हेडिंग दीजिए, इसमें है रिफ्रैक्शन गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू a glass slab, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, थोड़ा सा ऊपर हो गया, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब। ये ग्लास स्लैब क्या होता है? जैसे सपोज ये मैंने एक रेक्टेंगुलर बेस्ड ग्लास स्लैब कुछ इस तरह से मैंने दिखाया, जैसे जस्ट लाइक डस्टर, जैसे आपके सामने ये डस्टर मैं दिखा रहा हूं, ऐसा ही मैंने एक ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब ले रखा है। नाउ इसे आप ग्लास स्लैब कह सकते हो, ग्लास स्लैब। A light rays incident on its parallel side, जैसे ये दोनों साइड क्या है बेटा? पैरेलल साइड है। एक लाइट रेज मैंने यहां से क्या कराया? इंसिडेंस कराया। अब जैसे ये लाइट रेज यहां से इंसिडेंस होगी, अंदर बेटा कौन सा मीडियम है? ग्लास। और ये कौन सा मीडियम है? एयर। सपोज outside the slab the medium is air and inside glass. अब जैसे ही लाइट रेज फ्रॉम एयर टू ग्लास को जाएगी, देन ग्लास इज द डेंसर मीडियम कंपैरेटिवली एयर मीडियम। एयर के कंपैरिजन में ग्लास कैसा मीडियम है? डेंसर मीडियम है। तो जब लाइट रेज एयर टू ग्लास जाएगी, रेयरर टू डेंसर जाएगी। सपोज ये हमने आपको क्या दिखाया? नॉर्मल दिखाया, तो ये नॉर्मल की तरफ क्या होगी बेटा? ये शिफ्ट कर जाएगी ऐसे। ये कौन सी रे हो गई? रेफ्रेक्टेड रे, एंड दिस इज इंसिडेंट, इंसिडेंट रे। इस एंगल को क्या नेम दोगे बेटा? आई, और इस वाले को सपोज आर, इसको आर कहोगे। सर हाँ बोलो सर, बोलो बोलो। सर आज ही स्कूल पे आना जरूरी है? अगर बुलाया गया है तो आना ही होगा। मैसेज गया है? यस Yes, सर, sir. गया है। हाँ मैसेज तो गया तो सर आना ही बस होगा बेटा। सर बस वो Sir, देख के जो रजिस्टर सर कंफर्म करके बस आ जाना है। अब जो ऐसा मैसेज गया है उसको फॉलो कीजिए। मुझे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, बस ये है कि सर आज ठीक सर है, आपको क्या इन्फॉर्मेशन है? आना है। ऐसा मतलब मुझे भी सुनने में आया है कि आना है सबको। ठीक है, बाकी फर्दर इंक्वायरी करनी है तो आप रिसेप्शन पे फोन करके कंफर्म कर लो। उसे बुलाया गया है तो आना है। यहाँ देखिए बेटा, ये आपकी रेफ्रेक्टेड रे हो गई। अब कितने बजे? अब 10 बजे के बाद कभी भी आओ। यहाँ देखिए, यहां से जब ये लाइट रेज इमर्ज होगी, मींस फिर एयर मीडियम में को जाएगी, तो फिर इसका यहाँ पे एक नॉर्मल दिखाइए।
और फिर यहां से ये कुछ दूर हटेगी, ये आपकी हो गई इमर्जेंट रेज। ठीक से समझिए, ये कौन सी रे हो गई? इमर्जेंट रे। अच्छा, आप बेटा कह सकते हो कि अगर एंगल ये आर है तो ये वाला एंगल कितना होगा? अगर इसको थोड़ा सा मैंने और बड़ा करके दिखा दिया, ये एंगल भी मेरा कितना रहेगा? स्मॉल आर ही होगा। यहां से देखिए, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, ये ट्रांसवर्सल होगी, ये अल्टरनेट एंगल अगर आर है तो ये भी आर होगा। दोनों एंगल क्या होंगे? ये ऊपर वाला और ये यहां से इधर वाला, दोनों सेम हो गए। नाउ ये जो एंगल है, डेफिनेटली अगर ये आई है तो ये भी आई के इक्वल ही रहेगा, हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी इसको दिखा लो, आई होगा। अब ये क्या है? इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। अगर इंसिडेंट रे को बेटा हम आगे बढ़ा दें ऐसे बिल्कुल सीधा, ठीक है, अगर इंसिडेंट रे को मैंने आगे प्रोसीड किया तो ये और फिर इमर्जेंट रे, बोथ आर पैरेलल, ये दोनों आपकी पैरेलल रेज बनेगी, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इनको थोड़ा डार्क से दिखा दो, इनको आगे मैंने प्रोसीड किया हुआ है ऐसे। अभी आपको दिख रहा होगा कि इंसिडेंट रे और ये आपकी इमर्जेंट रे, ये दोनों क्या हो जा रही हैं? पैरेलल हो जा रही हैं। मैंने इनफाइनाइट इंडिकेट किया है, मींस ये इनफाइनाइट पे जाकर के कहीं पर मीट करेंगी, उसके पहले कहीं नहीं मिलेगी। तो इन दैट केस इनके बीच की डिस्टेंस, किसके बीच की डिस्टेंस? इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रेज, ये वाली डिस्टेंस। अगर इस पे हम 90 डिग्री का एक परपेंडिकुलर डाल दें, इसका नेम दे दो सपोज ए, बी एंड सी, बल्कि एक काम करो, इसको हमने बी कह दिया, इसको सी कह लो और इसको बेटा डी कह लो। तो ये जो आपका मिला, ये सी डी, इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी और इसे हमने सपोज एक्स मान रखा है, एक्स। This perpendicular distance between the incident ray and emergent rays is known as lateral displacement। कहीं पे आप जहां हेडिंग दिए हो तो ना, सर ये कंपलसरी नहीं है ना कि दोनों पैरेलल लाइंस जाके इंटरसेक्ट करेंगी? कंपलसरी है बेटा कि ये इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे मस्ट बी पैरेलल। हम ऐसे तो ही सर ये एंगल, इंटरसेक्ट करेंगी, ये कंफर्म है? ये तो इनफाइनाइट, मैंने क्या बताया, वो अगर मिलेगी भी तो इनफाइनाइट पे जाकर के मिलेगी। आप जब पैरेलल लाइन को डिफाइन करती हो ऐसे, these two lines L1 and L2 are said to be parallel if they meet only on infinite। केवल वो इनफाइनाइट पे जाकर के मिलती होंगी, इनफाइनाइट तो नॉट डिफाइंड है, इसके पहले कभी एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट नहीं करेगी। The same concept will be applied here. The incident ray and emergent ray both are parallel rays, ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। मे भी अगर करेंगे भी तो कहां करेंगी? इनफाइनाइट पे करेंगे। ओके, यस सर। तो इनफाइनाइट से पहले इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी दैट इज कॉल्ड लैटरल डिस्प्लेसमेंट। जहां हेडिंग दी गई है ना, तो वहीं पे आप ब्रैकेट में एक हेडिंग और ऐड कर लेना, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, ओके, या फिर इसे आप डिस्प्लेसमेंट कहो या शिफ्ट, हो गया। शिफ्ट भी कह सकते हैं, लैटरल शिफ्ट और लैटरल डिस्प्लेसमेंट।
अब वो कौन सी डिस्टेंस लेटरल डिस्प्लेसमेंट है बेटा, फिर से एक बार सुनो। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, मैं लिख दे रहा हूं, तुम लोग भी हेलो नोट कर लो, नोट सर, कर लो एलओसी का इसको। फॉर्म भरा रहा है क्या क्या सर? एलओसी का फॉर्म भरा रहा है सर। कोई इंफॉर्मेशन गई है तुम्हारे पास, कोई मैसेज गया है? यस सर, आया तो मतलब सर लास्ट डेट है मतलब क्या? अब मैसेज अगर लास्ट डेट के लिए अगर गया है तो गलत मैसेज तो गया नहीं होगा बेटा, मैं भी तो वही बताऊंगा सर ना जो आज मैसेज ही गया है है। एनओसी वेरिफिकेशन डेट आज ही है 13 वो को। तो नहीं हाँ सर, तो आपको एक आना ही है। इससे पहले भी आया हुआ था एक बार, 25 या 27 को आया हुआ था। तो उस दिन भी सर वो लास्ट डेट बोला गया था एलओसी के फॉर्म का, और फिर मैसेज मतलब कल आया। आप तो हो इतना सकता है कि कंफर्म करना बेटा चाह रहा था। उस दिन का मैसेज भी रहा हो, मैं अब ये नहीं कह सकता कि क्या था, मैंने नहीं देखा था। अगर आज आया गया हुआ है मैसेज तो आप आ करके करा लो, क्या दिक्कत है? बहुत दूर हो स्कूल से, यस सर, बहुत दूर है। यस तो एक बार बात करो काउंसलर, वहाँ काउंसलर से बात करो एडी ब्लॉक में, ठीक। यस सर, एडी ब्लॉक में तो कंफर्म करता हूँ मैं, हाँ फिर इधर आपसे बात इधर करता इधर देखो बेटा, पढ़ लो पहले। आप इस लैटरल डिस्प्लेसमेंट के लिए नोट कर लो, इसको, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस between incident and emergent ray, ठीक है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस between incident and emergent rays when it incidence या when it refracted through the parallel surface, ऐसे लिखना, parallel surface of a rectangular glass slab या parallel surface of a glass slab। यहां पे मैंने जो x जो CD बताया है, यही आपका क्या है, पैरेलल शिफ्ट है। अब एक आपको रिलेशन भी मैं आपको यही मतलब प्रूफ नहीं कराऊंगा क्योंकि आपके सिलेबस के लिए नहीं है, सिर्फ वो फार्मूला मैं आपको बता दे रहा हूं। मान लो बेटा कि इस ग्लास स्लैब की जो थिकनेस है वो कितनी है, स्मॉल टी है, और इस ग्लास मटेरियल का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स, व्हाट इज द रेफ्रेक्टिव इंडेक्स, कल मैंने डिस्कस किया था। रेफ्रेक्टिव इंडेक्स इंप्लाइज दैट व्हेन द लाइट रेज पासिंग थ्रू द मीडियम व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी और स्पीड। जब लाइट रेज उस मीडियम से होकर के पास होगी तो क्या उसकी स्पीड होगी, इस बात को वो डिफाइन करता है कि रेफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या है। मैंने आपको करके भी बताया था कि रेफ्रेक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट है अपॉन उस मीडियम में जो लाइट की स्पीड होगी वो उस मीडियम की रेफ्रेक्टिव इंडेक्स कहलाती है। तो अब हमने यहाँ पे उस रेफ्रेक्टिव इंडेक्स को बेटा मान लो हमने क्या मान लिया, सपोज n, लेट refractive index of glass is n and its thickness, उसकी कुछ थिकनेस भी मान लो स्मॉल टी, देन lateral displacement
lateral displacement, इसको अगर x हमने माना है, ऑडियो बज रहा है, ऑडियो बज रहा है भाई। यहां देखो, द लैटरल डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल, अगर x की वैल्यू हमें निकालनी है तो आप सीधे बेटा फार्मूला यहां पे यूज कर लेना, द थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब t इंटू 1 माइनस 1 बाई n। इस रिलेशन से बेटा हम फाइंड कर सकते हैं कि जो भी लाइट रेज यहां से इंसिडेंस होगी वो उनके बीच कितने का लैटरल डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगा। सीधे अगर एक एग्जांपल हम लें, सपोज दैट अगर इसकी t की वैल्यू लेट स्मॉल t इज इक्वल सपोज 10 सेंटीमीटर एंड refractive index n is equal 1.5, then what will be the lateral displacement? Then x is equal, अगर इसके लिए हम x को कैलकुलेट करें, फार्मूला पुट कीजिए, t मीन्स 10 सेंटीमीटर इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाई 1.5, then 10 नहीं बेटा, ये थोड़ा सा इसमें थोड़ा मुझे ये रिलेशन आप मत अप्लाई करो, इसमें एंगल भी आपको कंसीडर करना पड़ जाएगा, ये आपके सिलेबस के लिए भी नहीं है। अब यहाँ एंगल लेना पड़ जाएगा, ये जैसे आई एंगल है, ये आर है, तो ये वाला एंगल जो होगा आपका वहां से निकालना पड़ेगा आई माइनस आर के लिए, और इसके लिए रिलेशन ये आएगा, आप पहले इसको निकाल लोगे तो ये कास, ये आएगा आपका स्मॉल टी बाई कास स्मॉल आर और इनटू साइन ये एंगल आई माइनस आर। इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, ये रिलेशन मिलेगा। अगर बेटा हमें ये एंगल आई एंगल आर इनकी वैल्यू अगर पता होगी और क्या इसकी थिकनेस, तब हम x को कैलकुलेट कर पाएंगे। वो जो मैंने पहले लिखा था वो दूसरे के लिए था, अभी दिमाग में आ गया था, ये आपका जो है रिलेशन इसके लिए बनता है। तो आप इसको याद नहीं करना है, आप सिर्फ ये समझो कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, वो मैंने यहाँ पे आपको डिफाइन किया हुआ है। ओके, अब लैटरल डिस्प्लेसमेंट में आपसे डेफिनेशन ही पूछ सकता है, इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स या फिर नहीं देगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कुछ दूसरा चीज, इसमें किसी को डाउट तो नहीं होना चाहिए, लैटरल डिस्प्लेसमेंट में किसी को कुछ डाउट तो नहीं है? एनीबॉडी हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस टॉपिक? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है क्या? एक बार फिर से यस सर, फॉर्मूला तो आप फिर से लैटरल डिस्प्लेसमेंट आप कैसे डिफाइन करोगे? सपोज कोई भी लाइट रेज किसी ग्लास स्लैब के पैरेलल साइड, ये दोनों साइड क्या है? पैरेलल है, इससे होकर के अगर वो रिफ्रैक्ट होगी, देन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट लाइट रेज एंड emergent light rays, when the light rays refracted through the parallel side of a glass slab,
जो ग्लास स्लैब की ये पैरेलल साइड्स हैं, इनसे होकर के जब लाइट रेस रिफ्लेक्ट होगी, देन इनके बीच की डिस्टेंस लैटरल शिफ्ट कहलाएगा। ओके, तो ये सर तो आपने इसमें फॉर्मूला का यूज तो नहीं है ना? इस फार्मूले का बेटा कोई यूज आपके लिए नहीं है, आप सिर्फ आपको हमने इसलिए बता दिया क्योंकि अगर इनके बीच सर में प्लीज distance साइड। अगर निकालना भी है तो इस फार्मूले के हेल्प से हम निकाल सकते हैं। नोट करना चाहो कर लो इसे, बाकी सर जब फॉर्मूला को एक बार रीड कर दीजिए। क्या चीज, सर रीड कर दीजिए फॉर्मूला को। फार्मूला आपका बेटा ये है कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल स्मॉल t थिकनेस ऑफ द स्लैब इनटू साइन I माइनस r, I एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अपॉन कॉस r। ये फार्मूला है आपका, तो इसको केवल आप नोट कर लो, बाकी इसको यूज आपको नहीं करना है। हायर क्लास में जब आप जाओगे म्यूट कर दीजिए। हाँ। नेक्स्ट टॉपिक देखो, सर म्यूट कर दीजिए सबको, नहीं तो फिर सॉन्ग बजा देंगे सर। हाँ नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ऊपर हो जा रहा है, थोड़ा नीचे। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। बेटा ये क्या चीज है? रिवर्सिबिलिटी मीन्स रिवर्स प्रोसेस। सपोज दैट ये हमने एक इंटरफेस ले लिया, क्या है ये? इंटरफेस बिटवीन द टू मीडियम्स। सपोज दैट ये हमने मीडियम फर्स्ट एयर ले रखा है एंड मीडियम सेकेंड सपोज मैंने ग्लास ले रखा है। एन इंसिडेंट लाइट रेज एंड नॉर्मल एन एन डैश। इस एंगल को क्या कहोगे बेटा? एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे। Since the light rays is passing from a rarer medium air to glass, rarer medium to denser medium, it will close to normal. Normal की तरफ क्या हो जाएगी? ये क्लोज हो जाएगी। इस तरीके से होते हुए ये निकलेगी। अब हम करें क्या बेटा? सपोज दैट मैंने यहां एक मिरर रख दिया। मिरर मीन्स एक ऐसा आपने मिरर लिया, सपोज mm डैश बिल्कुल परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे। अब ये लाइट रेज क्या होगी? रिटर्न बैक जाएगी, क्योंकि अगर ऐसा कोई आपने सरफेस लिया, रिफ्लेक्टर, क्या है ये? रिफ्लेक्टर। ये लाइट रेज अगर सपोज दैट अगर इस पे नॉर्मली इंसिडेंस होगी 90 डिग्री पे, देन सेम पाथ से वो रिटर्न चली जाएगी। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमने इसको डिस्कस किया था कि अगर लाइट रेज सपोज किसी एंगल पे अगर ड्रॉ हो आती है तो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होगी। बट अगर नॉर्मली आती है 90 डिग्री पे अगर इंसिडेंस होगी तो सेम पाथ से रिटर्न बैक हो जाएगी। फॉर दिस वी टेक अ मिरर एम डैश। यहां देखिए मैंने एक मिरर ले रखा है, प्लेन मिरर लिया है।
अब ये प्लेन मिरर क्या करेगा, इस रेफ्रेक्टेड लाइट रेज को रिटर्न बैक करा देगा, ये वापस उसी पाथ से निकल जाएगी और लाइट रेज जैसे इस पॉइंट ओ तक आएगी, अब फिर आगे अब एयर में जाएगी, आगे एयर से ग्लास में आई थी, अब वो ग्लास से कहाँ जा रही है, एयर में जा रही है, यहां आकर के और फिर ये सेम पाथ उसी पाथ से रिटर्न हो जाती है जिस पाथ से वो इंसिडेंस हुई रहती है। तो ये आपका रिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। तो रिवर्सिबिलिटी क्या कह रहा है कि व्हेन अ रेफ्रेक्टेड लाइट रेज रिफ्लेक्ट मींस रिटर्न बैक, अगर उसको मैंने रिटर्न बैक करा दिया, देन इट पासेस थ्रू द एक्चुअल पाथ, ये उसी ओरिजिनल पाथ से होकर के रिटर्न बैक आ जाती है इन सेम मीडियम। दिस प्रोसेस इज नोन एज रिवर्सिबिलिटी। ओके, अब इस रिवर्सिबिलिटी का मैथमेटिकल पोर्शन अगर तुम लोग समझ लो तो बहुत अच्छी बात होगी। देख लीजिए, इस एंगल को बेटा क्या कहोगे, एंगल ऑफ रेफ्रैक्शन। अगर हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करें यहां पे, इसको नोट भी करेंगे सब लोग, इसको ये कर लेते हैं, अप्लाई स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ जब अप्लाई करेंगे तो यहां बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन आई अपॉन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन साइन आर इज इक्वल। अब लाइट रेज अगर एयर से वाटर या ग्लास में जा रही है तो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट, इट मीन्स 1n2, यानी कि इसे हम एयर, यानी कि इसको हम ये भी कह सकते थे ANG, लेकिन आप 1n2 ही लिखो, 1n2 इक्वेशन फर्स्ट। नाउ अब जब लाइट रेज रिटर्न बैक हो रही है, मीन्स अब ग्लास से एयर को जा रही है, नाउ इफ रे या लाइट रे रिटर्न बैक देन, उस केस में अब जब लाइट रेज ग्लास से जब जाएगी एयर में तो ये वाला एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और ये आई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तब उसके लिए बेटा हम साइन आर अपॉन साइन आई रखेंगे, उल्टा करना पड़ेगा क्योंकि नाउ द लाइट रेज इज पासिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर और फर्स्ट केस में एयर टू ग्लास थी। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, तो लाइट रेज जब ग्लास से जब एयर में जाएंगे तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास लेंगे, मींस इसे हम 2n1 कहेंगे। ये दोनों इक्वेशंस आपको समझना जरूरी है। हमने यहाँ पे बेटा 2n1 क्यों किया, फिर हमने यहाँ साइन आर बाई साइन आई क्यों लिया। स्नेल्स लॉ क्या था, द एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो व्हेन द लाइट रेज इज पासिंग फ्रॉम ग्लास टू मीडियम फर्स्ट एयर, तो ग्लास में जो एंगल बनेगा वो इंसिडेंस एंगल होगा, जो एयर में बनेगा वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा सेकंड केस में। तो हमने ये अप्लाई किया, ये हुआ आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऊपर वाला एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, यानी कि 2n1। नाउ इक्वेशन फर्स्ट इनटू सेकेंड, आप दोनों का मल्टीप्लाई कर लो LHS का LHS के साथ, तो साइन आई अपॉन साइन आर इनटू ये बेटा क्या है, साइन आर अपॉन साइन आई इज इक्वल, RHS का भी करो तो 1n2 इंटू 2n1 साइन आई से और ये साइन आर इस साइन आर से।
कैंसिल हो गया। क्या रिजल्ट आया बेटा? इधर 1 आ गया। इंप्लाइज दैट, आप इनको पहले या तो कर लो 1 and 2 into 2 and 1 is equal 1, means the refractive index of second medium with respect to first into refractive index of first medium with respect to second is always 1, या फिर आप ये भी कह सकते हो 2n1 is equal 1 upon 1 and 2। इसका एक आप प्रैक्टिकल एग्जांपल देखो। मान लिया हमने इसको एयर ले रखा है और ये क्या है, आपका ग्लास मीडियम है। देन उस केस में अगर हम ऐसे कहें, इफ GNA means refractive index of glass, sorry, ANG, अगर हमें पता है कि refractive index of glass with respect to air is 1.5, then find GNA। आपसे रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर पूछ रहा है, किसके रेस्पेक्ट में? ग्लास के रेस्पेक्ट। आप सीधे इसको अप्लाई करो, सिंस GNA इज इक्वल 1 अपॉन ANG, उल्टा हो जाता है। हमें बेटा GNA चाहिए था, ANG पता था, तो इसका 1 अपान कर लेंगे तो ये रिलेशन आपको मिल जाएगा। वैल्यू पुट कर दो, GNA इज इक्वल 1/1.5, यहाँ इसे आप 10/15 भी कर सकते हो, 2/3, और 2/3 को जब डिवाइड करेंगे 0.67, मीन्स रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ ग्लास 0.67 होगी। तो किसी भी पेयर ऑफ मीडियम के लिए अगर ऐसा देता है कि सपोज एक का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स दूसरे के लिए दिया है, तो दूसरे का फर्स्ट वन के लिए आप सीधे रेसिप्रोकल करके निकाल लोगे। मुझे लगता है कि इसमें दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, बट फिर भी अगर दिक्कत कुछ है तो बता सकते हैं। क्लियर है सभी को बेटा? सर वो वेरिफिकेशन था उसका, उस फॉर्मूले का। कौन से फार्मूले का? इसका यस सर, स्नेल्स लॉ के थ्रू। एक बार और बोल दीजिए। ये डेरिवेशन आपके समझ में आया है या नहीं आया है? सर डेरिवेशन समझ में आएगा। लास्ट में नहीं आया है सर, तो फिर कहाँ दिक्कत है? सर डेफिनेशन बता दीजिए एक बार। रिवर्सिबिलिटी का डेफिनेशन मैं लिख दे रहा हूँ, नोट कर लो, या मैं यस डेफिनेशन मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी में आप ये चीज दिखा दो, इसमें आप ऐसा दिखा दो, लिखिए if a refracted light rays, refracted light दिख रहा है ऊपर? यस सर दिख रहा है। रुको रुको अभी दिखेगा बेटा, रुक जाओ। यहां से देखिए, if a refracted light rays is allowed to return back, allowed to return back, it will passes through
passes through its actual path या ओरिजिनल पाथ जो भी कह लीजिए, एक्चुअल path in the same medium, in same medium. This is called principle of reversibility. This is called principle of reversibility. ठीक है, आप इसको नोट कर लो इसमें। अब इसका आपने एनालिटिकल ट्रीटमेंट यानी कि मैथमेटिकल ट्रीटमेंट आपने देखा, हमने दो इक्वेशन कैसे बना रखा है, दोनों का मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट क्या मिला। रिजल्ट भी ये आपको याद रखना है कि किसी भी मीडियम के लिए अगर दो आपने लिया, एग्जाम्पल मैंने दिया है, आप दूसरा भी ले सकते थे। मान लो वाटर और ग्लास का हम देखते, तो ग्लास के लिए रेफ्रेक्टिव इंडेक्स अगर गिवन है, वाटर के लिए पूछ रहा है, आप रेसिप्रोकल कर दोगे, मीन्स 1/, कर दोगे। ओके, अब तो कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। हेलो स्टूडेंट्स। नो नो सर। सर। हाँ, तो रिवर्सिबिलिटी कॉन्सेप्ट आपका कुछ इस तरह से था। नो सर। अब इसके बाद अगला टॉपिक तो बेटा टाइम आपका जस्ट अबाउट टू फिनिश, खत्म ही होने वाला है। कोई डाउट हो तो पूछ लो बेटा, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक तो हो नहीं पाएगा। कोई डाउट हो तो पूछ लो। सर ऑब्लिकली मिस। ऑब्लिकली का मतलब होता है एक तरीके से बाय डिफॉल्ट कह सकते हैं, अपने आप जैसे, मतलब वो चीज होता ही होता है, ये है। आप ऐसे एक टॉपिक और आप चाहो देख सकते हो, क्रिटिकल एंगल देखते हैं। क्रिटिकल एंगल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्रिटिकल एंगल। अच्छा बेटा, मान लो ये मैंने एक इंटरफेस ले लिया और यहां मैंने एक डेंसर मीडियम डिफाइन किया। सपोज दैट, चलो ग्लास को ही मैंने लिया, ओके। एंड जो सेकंड मीडियम है आपका, सपोज मैंने एयर ले लिया। ये क्या है? इंटरफेस। दोनों मीडियम के बीच एक हमने सेपरेशन लाइन ड्रॉ कर ली। अगर ये लाइट रेज सपोज ये इंसिडेंस हो रही है, ये नॉर्मल हो गई बेटा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर बेटा डेंसर से रेयरर में जा रही है लाइट रेज तो क्या होगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से ये दूर होते हुए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर के थ्रू आगे निकल जाएगी। नेक्स्ट टाइम मैंने क्या किया, दिस इंसिडेंट रेज, इसको मैंने पहले से थोड़े बड़े एंगल पे इंसिडेंस कराया। ये इंसिडेंट रे थी। अब इस आई को मैंने पहले से थोड़ा सा इंक्रीज करके बड़ा कर दिया है। इतना बड़ा मैंने किया कि आर और बड़ा होकर के सीधे ऐसे निकल गया। ऐसा हो सकता है कि नहीं? आप जैसे जैसे आई को इंक्रीज करते जाओगे तो आर क्या होगा? आर भी तो इंक्रीज होगा। तो अब मैंने आई इतना ले लिया, आई की वैल्यू मैंने इतनी कर दी कि ये जो आर की वैल्यू है वो जस्ट कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। तो जब ये जस्ट 90 हो गया तो जो रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे, वो सीधे ऐसे निकल जाएगी। उस केस में बड़ा इस इंसिडेंस एंगल को हम क्रिटिकल एंगल कहेंगे। ये आपका जो इंसिडेंस एंगल है जो डेंसर मीडियम में बन रहा है, फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑफ जस्ट 90 डिग्री, को हम क्रिटिकल एंगल कहेंगे। कैसे डिफाइन करेंगे? इन अ डेंसर मीडियम द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज जस्ट 90 डिग्री। किसी डेंसर मीडियम में वो एंगल ऑफ इंसिडेंस